On behalf of Pusa Road Study Circle, I welcome you all to this webinar on penalty under the Income Tax Act 1961. Our guest speaker today is our own Central Council member जो हमारे रह चुके हैं संजय कुमार अग्रवाल जी. उनका इंट्रोडक्शन. नमस्कार संजय जी. We welcome you, sir, to this webinar. Thank you, sir. Thank you. Under the Income Tax Act 1961. The nature has taken its own turn, and as the penalties are for defiance of various provisions of any of the law which is prescribed under the respective law, the nature has also imposed a penalty on us. We are under total lockdown under this COVID, and that is the penalty which the nature has imposed on us. It has taught us a lesson that we have to follow certain rules, not the rules of the law which is prevailing in the country or by the state, but also the rules of the nature and the general rules in our life. So we now have with us Sanjay ji with us on the penalties, and I hand over the mic to him to give us the learning on the penalties under the Income Tax Act. Sanjay ji, please. Thank you, Rajesh ji. I am thankful to Rajesh Agrawal ji, Jain साहब, तमीजा जी, और मेरी स्क्रीन पे अमर मित्तल साहब भी नजर आ रहे हैं, दीप जैन जी, HK वाशनी जी, बहुत सीनियर लोग नजर आ रहे हैं. Let me outset say that I am not an expert. I only interact. और आज के भी सेशन में जो पेनल्टीज मैं डील करने वाला हूँ वो नेशनल स्टेज पे हैं, नई हैं, और बहुत जगह उसके कोई अभी रूल्स जो हैं अभी बनने हैं, या उनके लिए जो है वो जो है आपके जुडिशियल फोरम पे अभी टेस्टेड नहीं हुई हैं. वो मेनली वो पेनल्टीज में ज़्यादा डील करूँगा, क्योंकि पुरानी पेनल्टीज में अब जो है वो आने वाले असेसमेंट्स में या जो असेसमेंट 17-18 के कंक्लूड हुए उसमें वो नहीं लगेंगी, उन पे मैं ज़्यादा डील करूँगा. बाकी अगर कोई क्वेश्चन आंसर होंगे तो वो है. मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी राजेश जी से कि अगर कहीं पे भी मोनोटोनस लगे या आपको ऐसा लगे कि कोई ऐसा जो इंटरेक्शन है वो बीच में ज़रूरत पड़े, तो आप जो है वो आप डिसीजन ले लेना, क्योंकि मैं थोड़ा सा वो आप लोगों को देख नहीं पाऊंगा ज़्यादा, और मेरी जो है वो प्रेजेंटेशन मेन जो है कंसंट्रेशन उस पर रहेगी, और ये जो कोलाज जिस पे आ रहा है इसको मैं मिनिमाइज कर दूंगा. तो आप मुझे इंटरफेयर कर दीजिएगा जहाँ भी हो. कोशिश करूंगा कि मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाऊं. और स्टिल अगर लगे, क्योंकि लॉ तो हम चार्टर्ड अकाउंटेंट से बेटर कोई नहीं पढ़ सकता, ये बात तो इस्टेब्लिश्ड है, और उसका इंटरप्रिटेशन एग्री करके डिसएग्री कर सकते हैं, डिसएग्री को भी एग्री कर सकते हैं. बहुत सारे इश्यूज में ऐसे आएंगे जहाँ पे इंटरेक्शन की जरूरत पड़ेगी. शायद आप लोग जो बाकी सेमिनार कर रहे हैं उनमें मेरे ख्याल से इतना इंटरेक्शन शायद नहीं होता हो, पर ये जो टॉपिक है इसमें इंटरेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी. तो विद दिस बैकग्राउंड, wherever you feel it or the members are raising hand, so we can stop this presentation. I will mail you the moment program is over. You can give it to anyone, or they can also write to me. This will be available on the your desk. और इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है ये PPT, लेकिन मैं इसको कोशिश करूँगा कि सफिशिएंट टाइम है और उसको कवर करूँ, और लास्ट में आपके जो भी 15-20 मिनट के कोई रेसिडुअल कोई क्वेश्चन आंसर हो वो जो है मैं डील करूँगा. With this, can I start with this? Yes, sir. Yes, boss. Okay, thank you. Sir, fundamentally, when I'll start the things, I have tried to derive, or you can say divide this topic into A, B, C, D, E.
what is the penalty for underreporting and misreporting of income? That is the most important thing which is now there, which is in the replacement of 271C, concealment और filing of wrong particulars को substitute किया गया है. दूसरी जो है इम्यूनिटी क्या है, ये एक नया प्रोविजन इन्होंने लिटिगेशन को कम करने के लिए एक परमानेंट फीचर डाल दिया जो कि इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया इन्होंने, और ये गवर्नड है सेक्शन 270AA से. इसको मैं डील करूंगा और इसमें कौन कौन से लोग जा सकते हैं, कौन से कवर हो सकते हैं, ये आई ट्राई टू एक्सप्लेन बिकॉज दिस इज न्यू and when I filed in this year one application under this, so the assessing officer was not known about this particular procedure, so I have been called and then we have tried to explain it, so we should also utilize this. Then there are certain penalties which are in relation to the search proceedings. इसमें 271 AAA कुछ पीरियड तक थी, AA उसके बाद रही और करंट में 271AA है, और एक ड्रैकोनियन प्रोविजन जो फाइनेंस एक्ट 2020 से दे हैव ब्रॉट द सेम आर 271AA, और इसको शॉर्ट में बहुत लोग जो है 271 आर्ड कह रहे हैं. और एक छोटी सी पेनल्टी और इन्होंने इंट्रोड्यूस करी फाइनेंस एक्ट 2020 में 271K की, और इसके बाद जो छोटा मोटा और अदर इश्यूज हैं उसको मैं कवर करने की कोशिश करूंगा. सो विद दिस बैकग्राउंड लेट मी स्टार्ट विद द पेनल्टी फॉर द अंडर रिपोर्टिंग एंड मिस रिपोर्टिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन दिस विल स्टार्ट, सो दिस इज एप्लीकेबल from 1st April 17 mean assessment year 17-18, and this is being divided into two parts. One is underreported, the another is misreporting. The penalty as compared to the previous law where it was a band from 100% to 300%, in this the legislatures have fixed the penalty, and as such the discretion of the assessing officer is no more available, and either it will be levied at 50% or it will not be levied at all. Similarly, in misreporting it is fixed at 200%, either it will be levied or it will not be levied. So I'll try to explain that what is underreporting and what is the misreporting. But before that, whenever any provision is introduced and a new provision is introduced, we must go to the intention of the law, and we should see this and we should preserve it, because sometime it will be useful. As when I will reach to 271AA, I will tell you that it will be more useful there, because what was the intention and what has come in the final law, that is absolutely different, and it has stressed to a lot of, you can say, scope. So the intention was this, that we should have not the discretion and the rate should be fixed. So that is why the finance minister have covered in the speech in 2016 that it is to be levied at 50 and 200% as the case may be. Now, let me move to the next. My slideshow is coming now? Yes, yes. Yes, sir. Okay. Now, who can levy this penalty? Let me ask this question myself. So, the AO we all know can levy the penalty. Now, this penalty can be levied by CIT appeal also. Can be levied by principal CIT also, normal CIT also. Though the principal CIT and CIT are the same rank, but there are certain people, those who have not yet been promoted to principal CIT. So the CIT as well as principal CIT, they can levy the penalty.
when during the course of any proceeding under this act. Now, that is very important. We should now try to dissect this. Then next, what is the next dissection? May direct. It is not the shall. So penalty is not mandatory. As I said earlier, 50%, 200% or 0. Any person who has underreported his income. So it is to be levied in respect of underreporting. The 271C could have been levied not only for concealment of income, but for filing of wrong particular also. So in this case, they have said we must have an income which is underreported. Shall be liable. That is why now earlier dissection when I said levying is not mandatory, but the percentage of penalty is mandatory, and that is why it has been used as shall be liable to pay a penalty in addition to tax on the underreported income as per subsection 1. Now the second question comes, suppose an assessment is being passed by an assessing officer or a reassessment have been passed by an assessing officer. Now, assessing officer can be ITO, AC, DC. He can be a joint commissioner also. If suppose AO has finalized an assessment over and above an income disclosed, let us say of 1 lakh rupees, and it is 3 lakh rupees. Now, there is a difference of 2 lakh rupees. This 2 lakh rupees can be an underreporting. This 2 lakh can be misreporting also, misreporting. Or there can be dissection of this out of 2 lakh, 50,000 can be of underreporting and 1,50,000 can be of misreporting. So the penalty will be levied in 2 parts. One is the on the underreporting and the on 150, 1,50,000 on misreporting. Now suppose the AO does not levy this penalty. Can the CIT appeal as it is written in this? Can he levy the penalty straight away? Yes. As the AO has forgotten or has not considered it, it was not mandatory, he thought it fit that it is not to be levied. There are circumstances which are there in the act which I will take later on. No sir, CIT can only levy the penalty when there is any proceeding which is pending under this act under him. So the principal CIT either can levy this penalty when he is dealing under section 263, or he is saying that I am taking up in 264 on the assessee's application, and in that case, but 264 normally it is an assessment, or you can say where the principal CIT give a relief to the assessee. So there is no question of levy or penalty in 264. However, 263 penalty can be levied or can be initiated by the principal CIT or CIT. Similarly, the CIT appeal can levy the penalty in the case if he makes any enhancement in the assessment order. Now I give you an example. I was doing a case of a particular from Karnal. Now in that case what had happened, that there was a survey by the sale tax authority, and the sale tax authority have passed that information to the income tax authority. The assessee was a very small cycle reseller and repair. Now what had happened, the AO made an addition of 35,000 rupees only,
on the basis of some estimate. Now, the assessee went to the appeal. Why I am saying here that whether we should go for appeal or not is also a question we must ask ourselves, and we should tell our client, because the moment we file an appeal, that doesn't mean that every appeal we are going to get a relief or a status quo. The CIT appeal can make the enhancement also. So what had happened in that case, CIT appeal said, look, the 35,000 rupees of addition which has been made by the AO is a wrong addition. However, I give an enhancement notice and he has enhanced the assessment by 3 lakh rupees. Now, the assessee went to this ITAT. However, the CIT appeal initiated the penalty on 3 lakh rupees of enhancement which he has made. So, the CIT appeal is also one of the authority who can levy the penalty under this section in 270A. As I said you that it is a may provision, it is not a shall. Every underreporting or every misreporting will not be subject to a penalty. This need to be examined. So far as underreporting is concerned, the word may I have read in subsection 1. When we'll travel to misreporting, we'll read there. Now, what does underreporting means? What we have to consider? A, if the assessment is greater than the income processed under 143(1)(a). Now this question comes to my mind. If suppose my income is 100 rupees and under 143(1)(a), a disallowance of 20 rupees of PF have been made and it has been made to 120 rupees, can the levy of 20 rupees of penalty be there in 270A, or the penalty is to be levied under 270A only when the assessment proceedings were conducted? So this gives an answer. The income assessed is greater than the income determined in the return processed under section 143(1)(a). So for the purpose of determining the underreporting income, the basic starting provision or starting income will be 143(1)(a). 2. The income assessed is greater than the maximum amount not chargeable where no return of income has been furnished. I am taking little time over here because there are certain new members I am seeing on my screen. So that is why I am taking it as a beginner. Those who are senior, they may pardon me for the time being. So when there is no return of income, then in that case, the maximum amount, marginal amount above which the income will be assessed by you will be subject to penalty, because up to that amount, I am not supposed to pay any tax. Next, income reassessed is greater than the income assessed or reassessed. हाँ जी राजेश जी, कुछ कहना चाह रहे थे आप? मैं हाँ जी, hello, can I continue? Yes, continue, sir. Continue. Hello? Okay. Continue, sir. Continue, please. Now we have found in one of the case when I was doing it कि एक आदमी का एक बार पहले असेसमेंट हुआ 143(3) में, 3-4 साल बाद उसका रीअसेसमेंट हो गया, उसको एक रीअसेसमेंट नोटिस आ गया, वो एक शेयर कैपिटल की कहीं कोई इंफॉर्मेशन आ गई, उसका खुल गया। जब वो असेसमेंट हुआ तो असेसिंग ऑफिसर ने जो इंफॉर्मेशन आई थी उसके बेसिस के ऊपर कोई चीज़ नहीं देखी और हमने डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस वगैरह सब फाइल किए, वो असेस हो गया। अब उसी असेसी का 1 साल बाद एक और नोटिस आ गया
148 में। अब रीअसेस्ड इनकम को भी फिर रीअसेसमेंट में आ गया। वो बेचारा एसएससी बड़ा चिल्लाया, कह रहा जी ये कोई तरीका है, देयर इज नो क्वाइटस टू एनी प्रोसीडिंग्स। तो सर 7 साल तक नॉर्मल रीअसेसमेंट में इसी तरीके का कोई क्वाइटस नहीं है। उसके 148 का जब कभी आप लोग करें तो उसमें अलग अलग प्रोविजन है, वहां पे ये बता सकते हैं कि कब आपकी रीअसेसमेंट हो सकती है, नहीं हो सकती। लेकिन अंडर रिपोर्टिंग में अगर आपकी ऑलरेडी रीअसेस्ड इनकम कोई हो चुकी है और दोबारा रीअसेसमेंट हो रहा है तो वो उसके डिफरेंस के बीच में पेनल्टी को अंडर रिपोर्टिंग माना जाए। अब सर इसके और लिए मैं डी, ई, एफ और जी, डी, ई और एफ जो है वो बुक प्रॉफिट से रिलेटेड है। इसके अंदर अगर मान लीजिए आपकी इनकम ग्रेटर देन डीम्ड इनकम बनती है तो आपको जो है वो पेनल्टी लगेगी। इसका मैंने एग्जांपल दिया है, मैं आगे जी के अंदर मैं अगर आऊं, यहां तक अगर कोई क्वेश्चन होगा तो हम क्वेश्चन आंसर में देख लेंगे। जी के अंदर इनकम री और असेस्ड हैज द इफेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग द लॉस और कन्वर्टिंग सच लॉस इनटू इनकम, ये भी कवर्ड है। तो जैसे कि 271C में लगती थी टैक्स सॉट टू बी इवेडेड, इसी तरीके से इसमें यह है रिडक्शन इन लॉस और conversion of loss into income will be subject to also under reporting. Quantum, I has already said, it is under subsection 1, 50% fixed. Now I take an example relating to under reporting only. First of all, I'll take under reporting. Now return total income is loss of 60. As I said, 143.1, there is a 10 rupees of, let us say, addition of PF, which is normally now these days we are finding. So my loss was reduced to 10 and it is being now quantified at 50. It is reduced by 10. Then when my income was assessed under 143.3, then it was reduced to further by 20 and was made 30. And when I am unlucky so much that my reassessment also took place and it was made to an income of 20. Now in the chart below, you will find that in the original assessment, how much will be the penalty, and in the reassessment, how much is the penalty. The calculation which I have made, the 50 minus 30, it means 20 lakh rupees of additions have been made between 143.1 and 143.3, and then the another 20 lakh rupees of income positive have been made in reassessment, and as such total 50 lakh rupees, 30 lakh rupees of my loss and 20 lakh rupees of my income is being assessed, and as such 30% of penalty if I calculate, it becomes 3 lakh and 7 lakh 50,000 respectively. Now subsection 6 says what? Under reporting income for this section include the following, namely, अगर आप यहाँ पे ए के अंदर जाएं तो वो कहता है the amount of income in respect of which assessee offer an explanation and all these authorities satisfied that explanation is bona fide and assessee has disclosed all material facts to substantiate the explanation offered. 271C में explanation 1 इसके बिल्कुल रिवर्स थी कि तब लगेगी अगर एसएससी ने कोई सेटिस्फेक्शन नहीं दी, तो यहाँ भी इन्होंने कहा नहीं लगेगी अगर एसएससी ने सेटिस्फाई। अब मैं आपको यहाँ एक छोटा सा एग्जाम्पल, इंटरनेट गड़बड़ है, आवाज ठीक नहीं है क्या? नहीं ठीक है, इट्स ओके सर, यू आर वेरी ऑडिबल सर।
अच्छा, क्योंकि मेरे यहाँ मैसेज आ रहा है इंटरनेट इज नॉट स्टेबल। नहीं, वो एक दो लोगों के यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ तो इट्स ओके सर, अच्छा, परफेक्ट। सर यू आर लाउड एंड तो अब क्या है सर कि अगर मान लीजिए मैंने जो है वो स्टाफ वेलफेयर में, या मैंने क्या किया कि कोई एक्सपेंडिचर रेवेन्यू क्लेम कर लो, नाउ एओ कहता है कि एक्सपेंडिचर तुम्हारा वाउच है, लेकिन ये पर्सनल नेचर का है, ये जो है वो बिजनेस का नहीं है, या वो जो आपकी आइटम आपने रेवेन्यू क्लेम करी है वो रेवेन्यू नहीं है, वो जो है कैपिटल इन नेचर। हाउएवर ही इज सेटिस्फाइड विद द एक्सप्लेनेशन कि मैंने सारे मटेरियल फैक्ट डिस्क्लोज करे और सब कुछ मैंने बताया, तो मेरे को अंडर रिपोर्टिंग में कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, ऐसा एओ कह सकता है। और अगर एओ ये कहता है नहीं नहीं आपने तो गलत छुपाया, इसको किया, तो जैसे हमारा एक सुप्रीम कोर्ट का केस है रिलायंस पेट्रोल लिमिटेड के अंदर, वो ये कहता है कि इस तरीके के कोई एक्सपेंसेस अगर डिसअलाउ हो जाते हैं, दे ऑलवेज डज नॉट बिकम सब्जेक्ट टू पेनल्टी। तो वो अभी वो सारी चीजें यहाँ पे भी अभी एप्लीकेबल रही। नंबर दूसरी, ये इन्होंने पहली बार इंट्रोड्यूस करा, अभी तक 271C में, मैं एक चार्ट भी बाद में बताऊंगा जहां पे मैंने इसको कंपैरिजन में लिया है, कि अगर कोई इनकम एस्टिमेट की जाती है तो वो अंडर रिपोर्टिंग मानी जाएगी, और अगर वो मैंने उसकी डिटेल पूरी दे दी, लेकिन डिफरेंस हो सकता है मेरे और असेसिंग ऑफिसर के अपनी कैलकुलेशन के अंदर। अब ये कहाँ पे आ सकती है, इसका एक मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देना चाहता हूँ। ज्यादातर डेवलपर्स ये लोग क्या करते हैं, एक अपना परसेंटेज POCM, परसेंटेज कंप्लीशन मेथड इस्तेमाल करते हैं। बहुत बार मैंने असेसमेंट के दौरान जब मैं सर्च केसेस या दूसरे केसेस करता हूं या मेरे पास जब आते हैं, तो व्हाट आई हैव सीन दैट असेसिंग ऑफिसर ये परसेंटेज कंप्लीशन मेथड को पूरी तरह नहीं समझ पाते, तो वो लोग क्या करते हैं कि वो मेरा परसेंटेज कंप्लीशन मेथड को नहीं एक्सेप्ट करते। लेकिन while when they do not accept my method, they try to have their own method, but they never say that my method of computation is fraud or wrong or is not tenable or I have done purposely। तो उस केस के अंदर वो क्या अंडर रिपोर्टिंग में आएंगे, ये इस क्लॉज के हिसाब से हम एक एग्जांपल वो ले सकते हैं। दूसरा, अब अंडर रिपोर्टिंग और मिस रिपोर्टिंग, इसके बीच में एक बहुत थिन सा डिफरेंस है, और मेजर लिटिगेशन इसी चीज में आने वाली। तो अब यहाँ पे है कि सेटिस्फैक्शन ऑफ एओ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मान लीजिए एओ ने असेसमेंट ऑर्डर जब फाइनलाइज कर रहा है और उसमें कोई एस्टिमेट ऑफ इनकम कर दी, और उसने ये नहीं लिखा ऑर्डर के अंदर कि वो मेरे एस्टिमेट के साथ सेटिस्फाइड नहीं है और वो अंडर रिपोर्टेड है, मैंने उसको अंडर रिपोर्ट किया, तो वो पेनल्टी अंडर रिपोर्टिंग की नहीं लगा पाएगा, ना ही मिस रिपोर्टिंग की लगा पाएगा। सेटिस्फैक्शन हैज टू बी ड्रॉन इन दी असेसमेंट ऑर्डर इटसेल्फ, जैसा कि पहले हुआ करता था। एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है, ट्राइब्यूनल में डे एंड नाइट हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के आने के बाद पेनल्टियां छुटनी मुश्किल हो गई थी, तो वहां पे ट्राइब्यूनल ने बहुत जगह बेनिफिट देना शुरू करा, जहां उन्होंने कहा कि असेसिंग ऑफिसर ने पेनल्टी जो है कंसीलमेंट की या फाइलिंग ऑफ रॉन्ग पर्टिकुलर्स की इनिशिएट पूरी नहीं करी, या उसने नहीं बताया
कि किस चीज की कंसीलमेंट है, किस चीज की फाइलिंग ऑफ रॉन्ग पर्टिकुलर है, और किसी पर्टिकुलर लिम में उसने उसको क्वालिफाई नहीं करा, उसने सिर्फ लिख दिया पेनल्टी अंडर सेक्शन 271C इज बीइंग इनिशिएटेड, और उन्होंने जब लेवी करी तो लेवी करने के बाद उस टाइम उसने कंसीलमेंट का कर दिया, लेकिन ओरिजिनल नोटिस में उसने कोई लिम नहीं करा। तो ट्राइब्यूनल जो है वो बहुत सारे केसेस के अंदर वो उसको वहां पे डिलीट कर रही है और वो जीत रहे। अब इसमें भी यही आएगा, क्योंकि यहाँ पे उसको ये बताना है कि ये अंडर रिपोर्टिंग है, वन, ये अंडर रिपोर्टिंग भी नहीं है क्योंकि वो क्वालिफाई कर रही है ABCD भी, और अगर ये अंडर रिपोर्टिंग नहीं है तो क्या ये मिस रिपोर्टिंग है, तो ये उसको सेटिस्फेक्शन असेसमेंट ऑर्डर में ही करनी पड़ेगी। ये पॉइंट भी हमको 17-18 की अगर हमारी कोई पेनल्टीज इनिशिएट हो गई हैं, क्योंकि अभी तो लगी नहीं होंगी, इनिशिएट ही हुई होंगी। तीसरा क्या आता है, कहता है अंडर रिपोर्टेड इनकम डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेट। यस, if the assessee has on his own estimate a lower amount of addition or disallowance on the same issue। जैसे कि बहुत नॉर्मली होता है, हम लोग 10% व्हीकल का डिसअलाउ कर देते हैं एस्टिमेट बेसिस, कोई लॉग बुक नहीं रखी, कोई कुछ नहीं लिखा, वो ये कहता है नहीं जी 1/3 है, तो क्या वो उस अमाउंट पे किसी तरीके की कोई पेनल्टी लगा सकता है? तो उन्होंने कहा कि वो जो है अगर मटेरियल फैक्ट्स उसने डिस्क्लोज करे हैं और उसका बेस है तो वो उसके बेसिस पे नहीं लगा सकता। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ अंडर रिपोर्टेड इनकम represented by an addition made in conformity with the arm's length price determined by transfer pricing officer where the assessee has maintained information and document as prescribed, declared the international transaction। मतलब उसने हर चीज पॉजिटिवली करी और आपने कोई एडिशन कर दिया किसी चीज को आर्म्स लेंथ की तो उसको नहीं लगाएंगे। सिमिलरली अगर सेक्शन AA के अंदर आपकी कोई पेनल्टी लगी हुई है तो अंडर रिपोर्टेड इनकम में वो नहीं लग पाई। अब मैं इसको एक चार्ट में बताता हूं कि जो मैंने अभी तक बताया कि रिटर्न हैज बीन फाइल्ड, तो डिफरेंस क्या होगा 143(1) और इनकम एसेस के बीच। रिटर्न नहीं फाइल करी तो कंपनी के केस में अमाउंट ऑफ इनकम असेस्ड होगा और अदर्स के केस में डिफरेंस बिटवीन इनकम असेस्ड एंड मैक्सिमम मार्जिनल रेट। सिमिलरली इन एनी अदर केस जो डिफरेंस है वो मैंने यहाँ पे इसको एक चार्ट में समराइज किया। ये कुछ कैलकुलेशन का सिस्टम है, इसको मैं स्किप कर देता हूँ। अब मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ मैथ से रिलेटेड, जिसको मैंने कैलकुलेशंस जो हैं जो इन्होंने फार्मूला दिया हुआ है उसके बेसिस पे मैंने यहाँ कैलकुलेट किया। मेरी नॉर्मल जनरल प्रोविजंस के हिसाब से 10,000 बनती है, बुक प्रॉफिट मेरा 1 लाख का है। अब जो है इन्होंने जब मेरी इनकम के ऊपर जो टैक्स है 30% मान लेते हैं, बुक प्रॉफिट पे 18,500 है, लेकिन मेरी 143 में जनरल प्रोविजन में इनकम 25,000 कर दी, 10,000 से बढ़ा के 15,000 के कोई एडिशन कर दिए। हाउएवर स्टिल मेरी 115 JB के हिसाब से इनकम 1 लाख ही है और मेरी कोई एडिशनल अमाउंट ऑफ टैक्स नहीं बन रहा है। तो उस केस के अंदर ये इनकम 270A में पेनल्टी कैसे कैलकुलेट होगी? तो मेरी इनकम जो असेस हुई है वो 25,000, बी जो है ओरिजिनल मेरी जनरल प्रोविजन के हिसाब से क्या थी, और सी और डी दोनों मेरी सेम है क्योंकि मेरा बुक प्रॉफिट कोई चेंज नहीं हुआ, एओ ने मेरे को कोई चेंज नहीं किया। तो 15,000 रुपए पे मुझे अंडर रिपोर्टिंग की पेनल्टी लगेगी इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस फैक्ट कि वो मेरे 115 JB तक के टैक्सेशन से कम है। हाउएवर बहुत सारे केसेस में ट्राइब्यूनल ने और हाई कोर्ट में भी ये चीज के लिए कहा है कि एज लॉन्ग एज तक
अगर वो 115 जेबी तक की इनकम तक बनती है तो उस पर पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए। लेकिन द मोमेंट इट एक्सीड्स 1 लाख, 1,01,000 रुपए होते ही वो पेनल्टी सारे अमाउंट पे लगेगी, ऐसा एक आध जजमेंट में कहा। चलिए सर, ये तो अंडर रिपोर्टिंग हो गया। अब आ जाते हैं मिस रिपोर्टिंग। The cases of misreporting of income shall be the following namely। अब यहाँ सर बहुत सारी चीजें हैं, मिस रिप्रेजेंटेशन और सुपरेशन ऑफ फैक्ट्स। ये जो है यहाँ पे एक वर्ड आ गया मिस रिप्रेजेंटेशन, ये कहीं डिफाइन नहीं है। ये मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको बताऊं कि कहाँ कहाँ से इसकी एनालॉजी ली जा सकती है। सुपरेशन ऑफ फैक्ट कहीं नहीं बताया। दूसरी चीज, फेलियर टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट। मान लीजिए कोई इन्वेस्टमेंट ऐसी मिल गई जो मेरी बुक्स में नहीं है और वो एसेस हो गई, तो वो मिस रिपोर्टिंग में आएगी, अंडर रिपोर्टिंग में नहीं आएगी किसी भी कंडीशन। क्लेम ऑफ एक्सपेंडिचर नॉट सब्सटेंशिएटेड बाय एनी एविडेंस। बोगस परचेज हो सकती है, या मान लीजिए कोई ऐसा मैंने एक्सपेंडिचर डाल दिया, प्रोविजन कर दिया, जिसका मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई बेस नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो यहाँ पे कवर होंगी। बोगस बिल, जिसको मैं आगे कवर करूंगा, वो यहाँ पे भी कवर करेंगे। नेक्स्ट, ये भी वहीं से आएगी, रिकॉर्डिंग ऑफ एनी फॉल्स एंट्री इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट। अब मान लीजिए मैं जो है सेल कर रहा हूं, लेट अस से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब मैं वो चीज जब परचेज करने जाता हूं मार्केट में, तो मुझे बिल नहीं मिलता, और मटेरियल मैन ग्रे मार्केट से उठा लेता हूं और उसका बिल मैं एक बिल प्रोवाइडर से बिल ले लेता हूं और मैं अपनी बुक्स में डाल देता हूं। तो उस केस के अंदर मैंने अपनी बुक्स में वो फॉल्स एंट्री डाल दी। अब इसका एक और एग्जांपल है, मान लीजिए मैं अपनी बुक्स में एंट्री जो है वो डालता ही नहीं, और मैं किसी XYZ की जगह बोलता हूं कि मैंने ग्रे मार्केट से खरीदी और मैंने पेमेंट जो है वो दी। अब वहां पे ये आएगा, पेमेंट मैंने कैश में दी तो 10,000 की लिमिटेशन है, तो वो भी अगर मैं किसी तरीके से देता हूं कि मैंने पेमेंट दी, लेकिन मैंने अपनी बुक्स में कोई फॉल्स एंट्री नहीं करी, एक्चुअल एंट्री करी मैंने, तो क्या मुझे यहाँ ला सकते हैं? ये भी क्वेश्चन आपके आगे डेल्ट अपॉन होंगे जब ऐसे केसेस आएंगे। नेक्स्ट, फेलियर टू रिकॉर्ड एनी रिसीट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट हैविंग ए बेयरिंग ऑन टोटल इनकम। तो रिसीट अगर मैंने रिकॉर्ड कर ली, मान लीजिए छूट गई मेरे से कोई, लेकिन उससे मेरी इनकम नहीं है कोई होती, मान लीजिए कोई डेटर से मेरे पैसे आ गए और मैं अपनी बुक्स में भूल गया, तो वो मिस रिपोर्टिंग में नहीं कवर करेंगे, ऐसा ये इसको पढ़ने से लगता है। नेक्स्ट, फेलियर टू रिपोर्ट एनी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और ट्रांजैक्शन डीम्ड टू बी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और एनी स्पेसिफाइड डोमेन ट्रांजैक्शन टू विद द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 10, अगर मैंने कहीं डिस्क्लोजर नहीं करा, तो ये मिस रिपोर्टिंग में इन्होंने शैल बी दी फॉलोइंग नेमली कहा है। क्वांटम इन्होंने 200% जैसा मैंने पहले बताया। अब इसके बाद कुछ जो है और सबसेक्शन जो कि पुरानी वाली पेनल्टियों के साथ से पैरामीटेरिया या तो सेम थे या नहीं थे, उनको मैंने कोशिश करी है डाइसेक्ट करो। अब ये कहता है सबसेक्शन 4, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ 6, where the source of any receipt, deposit or investment in any assessment year is claimed to be an amount added to income or deducted while computing the loss as the case may be in the assessment of such person in preceding year, and no penalty was levied for such preceding year, then under reporting shall be of that amount in that year in which I am introducing the income। अब जैसे मान लीजिए
मेरे को कोई इनकम पिछले साल मेरी असेस हो गई विच इज ओवर एंड अबव माय डिस्क्लोज्ड इनकम, और उस पे किसी तरीके की कोई पेनल्टी नहीं लगी। और मैं ये कहता हूं कि मान लीजिए उन्होंने मेरी 50,000 की अनरिकॉर्डेड सेल मान ली एस्टिमेट बेसिस पे, और उस पे मेरे को कोई पेनल्टी नहीं लगाई। अब मैंने 19-20 में आके क्या किया कि वो 50,000 रुपया मैंने, क्योंकि पुराने पे टैक्स दे दिया, मैंने अपनी बुक्स में कैपिटलाइज करके वो जो मेरे को लगे कि मेरी सेल थी बोगस, उसको मैंने अपनी बुक्स में इन्वेस्टमेंट या रिसीट दिखा दी कि वो पैसे मेरे पास उस सेल से आ गए। ये सब सेक्शन 4 ये कहता है अगर उस अमाउंट पे पेनल्टी नहीं लगी है तो हम आपको सब सेक्शन 4 में पेनल्टी लगाएंगे। और ये सिमिलर प्रोविजन एक्सप्लेनेशन 2 ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ 271 भी था। देन इसके अंदर ये कहता है कि अगर मान लीजिए आपकी पिछले साल 50,000 की जगह 20,000 थी, उससे पिछले साल भी 20 थी, और उससे पिछले साल बैलेंस थी मान लीजिए 10,000, और आपने इंट्रोड्यूस एक बार में कर दी, तो वो आपको उससे पिछले साल में देखेंगे, उससे पिछले साल में देखेंगे, एंड अल्टीमेटली टू द एक्सटेंट ऑफ that deposit or investment which is being introduced in the books of account in the year in which you have capitalized that amount will be treated as under reporting of income. अब ये कहते हैं मान लीजिए हमने जो है एक अमाउंट पे पेनल्टी दे दी, तो क्या ये कोई पुराना केस मेरा अगर पड़ा हो या आगे भी सिमिलर केस आए तो वो बेस बनेगा उस पे मेरे को पेनल्टी लगाने के लिए? तो उन्होंने कहा नहीं। उसके बाद ये ऑर्डर राइटिंग में होना चाहिए, इसमें कोई नहीं है। और ये जो है लेविंग पेनल्टी 270A में कमिश्नर अपील जो है वो भी जो है अपीलेबल है क्लॉज Q ऑफ सबसेक्शन 246A के अंदर। पेनल्टी प्रोसीडिंग्स आर ऑलवेज सेपरेट टू दी असेसमेंट प्रोसीडिंग। अगर असेसमेंट प्रोसीडिंग में आप कोई चीज नहीं कह पाए या नहीं कर पाए, उसको आप पेनल्टी प्रोसीडिंग के अंदर कह सकते हैं और उसको आप आर्गुमेंट को ले भी सकते हैं। ये जो है मैंने एक एग्जांपल लिया है कि अगर मान लीजिए ऐसे आपकी हो तो पेनल्टी कितनी होगी। अब सर आ जाते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन। ये तो प्लेन हमने जो है प्रोसीडिंग प्रोविजन पढ़ लिए। मिस रिप्रेजेंटेशन सर क्योंकि ये नई टर्म है और ये कहीं भी डिफाइन नहीं है इनकम टैक्स में, तो मैंने कोशिश करी कि कहीं से पुराने जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट में इस वर्ड को ढूंढूं, और मैंने पाया कि ये एक दिल्ली की जजमेंट है जिसमें सेटलमेंट कमीशन पे गए तो उन्होंने ये बताया कि किस चीज की मिस रिप्रेजेंटेशन बन सकती है। और इसमें ये कहा उस टाइम भी एक्ट में डिफाइन नहीं थी मिस रिप्रेजेंटेशन और आज भी नहीं है। नाउ व्हाट इट बीइंग सेड इन दिस जजमेंट, misrepresentation has not been defined under the Income Tax Act. Importing the definition of misrepresentation or the matter fraud from the Contract Act in the circumstances would not be appropriate. As one understands, the term misrepresentation would mean failure to disclose material or fact which are germane and relevant, or supporting facts and material which are germane and relevant, or holding out a falsehood which should give rise to the assumption that what is so stated or represented is true or correct. So sir, ये जो है हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को भी पढ़ने की कोशिश करी तो उन्होंने भी जब ये बताया
तो मिस रिप्रेजेंटेशन के ऊपर लॉट ऑफ judicial pronouncement will come, and there will be a distinction between an underreporting and misreporting, which will always be subject to litigation. तो ये चीजें मैंने कुछ और डाली हैं, मैं इसमें जो है वो इसको करना चाहूंगा कि ये जो है ये आप लोग कर ले। अब मैं एक कंपैरिजन में आ जाता हूँ, जो मैंने शुरू में कहा था कि मैंने दोनों के प्रोविजन, ओल्ड प्रोविजन और न्यू प्रोविजन को मैंने एक कंपैरिजन चार्ट बनाया। एनी पर्सन हैज कंसील्ड द पर्टिकुलर ऑफ हिज इनकम और फर्निश्ड इनएक्यूरेट 271C में आता था, या अंडर रिपोर्टिंग और मिस रिपोर्टिंग। 271B की पेनल्टी चली गई है, लेकिन 271 में होती थी पहले, अब वो चली गई है, लेकिन 272A1D के अंदर इंट्रोड्यूस हुई है। अभी साहब मैंने एक असेसमेंट कंप्लीट कराए हैं, उसमें 17-18 में उसने नॉन कॉपरेशन की पेनल्टी 271B की इनिशिएट कर दी, और बाद में जब मैंने उसको जवाब लिखा कि साहब इस नाम की पेनल्टी स्टैट्यूट में नहीं है, तो उसने मुझे लिखा नहीं वो तो 271B में गलती से टाइप हो गया, 272D की है। तो ये भी ये पॉइंट जो है वो नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उसने एट सोर्स जब उसने इनिशिएट करी वो गलत चार्जिंग सेक्शन में करी, तो बाद में नहीं लगा सकता। एस्टिमेट एडिशन का कोई बेसिस नहीं हुआ करता था, अब वो है एस्टिमेट के लिए हो गया। टीपी का नहीं था, अब हो गया। इसी तरीके से फेल्स ऑफर के लिए 270A(6)A में, और सर्च की पेनल्टी जो कि पहले 2007 से पहले जो लोग पुराने हैं, मेरे पुराने साथी हैं, सीनियर लोग हैं, अगर वो कोई केस कर रहे हो तो वो एक्सप्लेनेशन 5A हुआ करती थी, अब वो इन सब सेक्शनों में नए वालों में डील होती है। तो सर ये टोटल मेरा 270A पे जो है वो था, जो कि पेनल्टी लग सकती है। अब सर अगर कोई क्वेश्चन हो, राजेश जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हो। सर क्वेश्चन कई हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इसकी डेलिब्रेशन के बाद ही क्वेश्चन ले तो अच्छा है सर। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। वो हो सकता है आपकी इसमें स्पीकिंग में बहुत सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। ठीक है सर। हाँ प्लीज सर। लेकिन जो क्वेश्चन 270A के हैं वही अभी डील करने चाहिए, पर अभी हम कंटिन्यू करते हैं जी। 270AA, as I said in the beginning, immunity from imposition of penalty, ये भी 17-18 से शुरू हुई है। ये सर क्या कहती है, ना खाली इम्यूनिटी फ्रॉम पेनल्टी होगा, बल्कि प्रोसिक्यूशन भी नहीं होगी, ना ही 276C में, ना ही 276CC में। अगर आप इसके ऊपर जो एडिशन हुए हैं उनके ऊपर आप टैक्स दे दें, इंटरेस्ट दे दें, और वो स्पेसिफाइड पीरियड में डिमांड दे दें, उसके खिलाफ कोई अपील ना करें, और 1 महीने के अंदर अंदर फॉर्म नंबर 68 के अंदर एओ को एप्लीकेशन फाइल कर दें, तो आपको इम्यूनिटी मिल जाएगी 270A अंडर रिपोर्टिंग से खाली। मिस रिपोर्टिंग के लिए ये प्रोविजन इम्यूनिटी वाले नहीं है, और 68 फॉर्म आपको भरना, क्योंकि सब सेक्शन 9 270A का ये कहता है कि आपको इन चीजों से नहीं मिलेगी अगर आपने यहाँ करी है। अब एओ को क्या करना है, एओ को 1 महीने के अंदर अंदर अगर 68 फॉर्म करना है, फाइल किया आपने, तो ऑर्डर पास करना है कि आपकी एप्लीकेशन उसने एक्सेप्ट कर ली या नहीं, और अगर रिजेक्ट करेगा तो वो आपको बताएगा, आपको अपॉर्चुनिटी देगा, उसके बाद वो राइटिंग में ऑर्डर देगा, और वो उसकी जो है अपील नहीं हो सकती, और उसका 264 नहीं हो सकता, लेकिन आप उस एडिशन के खिलाफ अपील में जा सकते हैं, क्योंकि आप नहीं गए थे पहले। तो मैंने सर इसको एक चार्ट में बनाने की कोशिश की है। ओरिजिनल असेसमेंट हुआ
या रीअसेसमेंट हुआ और पेनल्टी 270A में इनिशिएट हुई। अगर वो अंडर रिपोर्टिंग की थी और आपने उसके अगेंस्ट में कोई अपील नहीं फाइल करी और आप सीधा 270AA में चले गए, आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई, किसी प्रकार की कोई प्रोसिक्यूशन या पेनल्टी ना इनिशिएट होगी ना लगेगी आपके ऊपर। और अगर रिजेक्ट हो गई तो आप उसकी अपील विद इन टाइम एक्सटेंडेड, मतलब अगर उसने मान लीजिए आपने उसके ऊपर 68 फॉर्म 30 दिन में करना होता है, आपने 25 दिन में कर दिया और उसने 2 दिन में या 4 दिन में रिजेक्ट कर दिया, तो जितना टाइम आपको 25 दिन जो आपने वो फाइल करे और जो उसने 4 दिन में कर दिया 29 दिन के अंदर आप कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपने 25वें दिन करी और उसने 29वें दिन अपनी आपकी रिजेक्ट कर दी आफ्टर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग, तो आपको 29 दिन का और टाइम मिलेगा अपील फाइल करने के लिए। अगर आपकी मिस रिप्रेजेंटेशन की है, मिस रिपोर्टिंग की है, तो आप 270AA में नहीं क्वालिफाई हो। ये जो है मैंने चार्ट से अपना बताया। CBTT ने ये कहा कि अगर कोई अर्लियर असेसमेंट में कोई इश्यू है और वो कंटिन्यूड है, फॉर एग्जांपल मेरे किसी एडिशन का इंटरेस्ट डिसअलाउ हो रहा है कई सालों से, अब वो अंडर रिपोर्टिंग में आ रहा है, मिस रिपोर्टिंग में नहीं आ रहा, तो मैं क्या उसको यहाँ कर लूँ तो मेरे पुराने साल के भी जो पेनल्टी है वो भी कंटेस्ट नहीं कर पाऊंगा। तो इसमें उन्होंने सर्कुलर से ये कहा नहीं, आपको ऐसा कुछ नहीं है, आप जो है यहाँ सेपरेट है वहाँ सेपरेट है। ये सर्कुलर नंबर 5/2018 डेटेड 16 अगस्त 2018 को इन्होंने दिया। ये सर्च से रिलेटेड पेनल्टी है। सर इम्यूनिटी खत्म हो गई। अब इसको मैंने एक चार्ट से बताने की कोशिश करी है और फिर इसमें देखेंगे कि हम कौन सी पेनल्टी जो करंट में है वो हम ले लेंगे और बाकी को हम आगे देखते हैं। अगर कोई आप लोग कहेंगे मेंबरों की किसी चीज पे होगी कोई क्वेरी तो उसको डील कर। जो सर्च 1/7/2007 सॉरी और 1/7/2012 के बीच में हुई है इनिशिएट, कंक्लूड कब हुई है उससे कोई लेने देने नहीं, उनके ऊपर 271 AAA की पेनल्टी लगती थी और वो 10% ऑफ द अनडिस्क्लोज इनकम लगा करती थी। इसके बाद ये लोगों ने सोचा कि ये तो बहुत आसान हो गया, मत करो कुछ, डिस्क्लोज जब रेड होगी तो जो है डिस्क्लोज देख लेंगे, और उसमें भी इम्यूनिटी थी बहुत सारी, और नहीं भी अगर हो तो 10% लगेगी। लेकिन ये जो पेनल्टी थी ये सिर्फ स्पेसिफाइड प्रीवियस ईयर में ही लगती है। सर्च रिलेटेड पेनल्टी जो है वो स्पेसिफाइड प्रीवियस ईयर होती है। स्पेसिफाइड पीरियड अगर हम लेमैन में समझना चाहें तो मैं आपको एग्जांपल से बताना चाहूँगा। मान लीजिए सर्च जो है वो जो है जून में होती, तो 31 मार्च जो फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ और जिसकी रिटर्न अभी फाइल नहीं हुई है या हो गई है वो स्पेसिफाइड में आता है। प्लस जो 1 अप्रैल से और जून तक का पीरियड है वो जो कि अभी खत्म नहीं हुआ वो भी स्पेसिफाइड प्रीवियस ईयर के अंदर आता है। ये एक जो है पेनल्टी जो है 271 AAA की वो लगेगी। अगर मान लीजिए आपके कोई एडिशन उन स्पेसिफाइड ईयर के अलावा भी होते हैं तो वो नॉर्मल प्रोविजन से डील होंगे और उसमें पेनल्टी अगर 271 वंशी उस टाइम होता था तो उसमें लगेगी, और अगर आज के उसमें है तो उसमें 270A लगेगा। जैसे 270A वाली तो अभी पॉसिबल नहीं होगी क्योंकि अभी तो स्पेसिफाइड एरिया 270 के 231/3/2017 अभी ही खत्म हुए हैं तो वो पोजीशन नहीं आएगी, लेकिन आपके ये है। अब ये प्रोविजन में कोई खास चेंज नहीं किया, लेकिन इन्होंने
इसके पीरियड में ये बोला अगर 1 जुलाई से 14 दिसंबर 16 के बीच में अगर कोई सर्च इनिशिएट हो गई है तो ये अमाउंट 30% तब होगा जब आप खुद एक्सेप्ट कर लेंगे और 60% होगा अगर डिपार्टमेंट उसको एडिशन करे। जितना अमाउंट आपने दिया उस पर 30% दे दें, इंटरेस्ट टैक्स दे दें और बहुत सारी कंडीशन है। लेकिन अगर डिपार्टमेंट करेगा तो 60%। अब साहब ये अब धीरे धीरे शिकंजा कसता जा रहा है। अब साहब जो 15 दिसंबर 2016 के बाद मुलजिम पकड़े जाएंगे उनको इन्होंने ये कहा कि 10, 20, 30 और 90 और 60% ये इन्होंने एक डिस्टिंक्शन करके बताया कि अब 60% अनडिस्क्लोज इनकम का अगर आप खुद भी भरोगे तब भी हम आपसे लेंगे। तो जो पहले 10% में हो जाता था, बाद में वो 30% में हो जाता था, अब वो 60% में कम से कम होगा। और सिमिलरली इन्होंने एक नई पेनल्टी इंट्रोड्यूस करी जो कि सर्च से रिलेटेड नहीं है, लेकिन वो 68 से लेकर 69D तक के जो एडिशन है जो कि डिमोनेटाइजेशन टाइप में हुए, उनके ऊपर पेनल्टी इन्होंने 10% ऑफ दी टोटल टैक्स कर दी। तो टैक्स वहां पे डिमोनेटाइजेशन में 60% है, 25% सरचार्ज, 4% एजुकेशन सेस है। तो ये जो है 6% पेनल्टी और लगेगी उन सेक्शंस में। ये जो है ये पेनल्टियां 3 है। अब हम 271 AAA छोड़ देते हैं, बहुत पुरानी है। अगर किसी को कोई चीज करना हो मेरी प्रेजेंटेशन में कवर है। बाकी अनडिस्क्लोज इनकम के मीनिंग और स्पेसिफाइड पीरियड शेयर ये मैंने बता दिया। कुछ इश्यूज हैं इनको मैं छोड़ देना चाहूंगा। इसी तरीके से 271 AAB जो कि 15 दिसंबर तक में डील होती है, इसकी जो है मैंने चार्ट बना रखा है कि कब जो है वो 30% से 90% में लगेगी और जो है कब वो 60% फिक्स लगेगी। तो अगर हम इस चार्ट को देखें 271 AAB जो कि 14 दिसंबर 2016 तक की सर्चेज हैं उसके लिए, नंबर 1, अगर आपने इनकम एडमिट कर ली सर्च के दौरान, आपने मैनर बता दिया कि कैसे कमाई आपने, तो आपको 10% अनडिस्क्लोज में पेनल्टी लगेगी। लेकिन सिर्फ 14 दिसंबर 16 तक की सर्च। और अगर आपने एडमिट नहीं करी लेकिन आपने जब रिटर्न फाइल करी तो आपने उसको फाइल कर, आपका मतलब आपसे नहीं है, एसएससी से, और वो 20% उस पर रिटर्न इनकम के ऊपर आपने टैक्स दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया, आपको 20% अनडिस्क्लोज इनकम जो कि ओरिजिनल असेस्ड इनकम और जो रिटर्न इनकम सर्च के दौरान 153A में जो आपने फाइल करी, 153C में फाइल करी, उसके बीच में 20%। अब ये जो है अदर केसेस वेयर एडिशनल इनकम इज नॉट एडमिटेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्च और आपने रिटर्न में भी डिस्क्लोज नहीं करी, तो 16-17 तक तो 30 से लेकर 90 के बीच में डिस्क्रिशन है एओ की, और 17-18 के लिए ये पेनल्टी 60% फिक्स कर दी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 14 दिसंबर तक की सर्चेस पे ये एप्लीकेबल है। 14 दिसंबर के बाद 15 दिसंबर में ये टैक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट सेकंड जो है वहां पे आया, इन्होंने ये कहा आपने एडमिट कर ली, मैनर बता दिया, इनकम डिस्क्लोज कर दी, उसके ऊपर ड्यू टैक्स दे दिया और रिटर्न में फाइल कर दिया आपने, तो आपको 30% फिर भी हम लगाएंगे। और अगर आपने नहीं डिस्क्लोज करी तो हम 60 लगाएंगे। ये जो है आज की डेट में ये प्रोविजन सर्च से रिलेटेड ये जो है सब्सटेंशियली अवेलेबल है, जो कि 15 दिसंबर ऑन और आफ्टर जो सर्चेज हैं उनके लिए ये एप्लीकेबल। ये कुछ इश्यूज हैं
इनको छोड़ देते हैं। डबल AC की पेनल्टी जो है ये भी हम पहली बार फेस करेंगे 17-18 असेसमेंट ईयर में। ये 10% है, ये मैंने बता दिया। इसके अंदर जो है वो इसमें थोड़ा सा पॉइंट हम लोग डिस्कस करना चाहें तो कर सकते हैं। असेसिंग ऑफिसर में notwithstanding anything contained in this act other than the provision of 271 तो 271 जो है वो जो है सर्च से रिलेटेड थे। डायरेक्ट दैट इन केस वेयर द इनकम असेस्ड इंक्लूड्स 68, 69 A, B, C, D तो वो 10% थे। अगर 271 सर्च हुई है और सर्च में कोई एडिशन हो रहा है तो उसके लिए उसके ही प्रोविजन लगेंगे। ये जो है आपको अगर ये पेनल्टी लग गई तो 270A की भी नहीं लगेगी और 274 और 275 के प्रोविजन आपको लगेंगे जो कि प्रोसीजर से रिलेटेड है और एग्जम्पशन से रिलेटेड है। वो सब आपको लिमिटेशन के वो सब इसके अंदर प्रोविजन लगेंगे। ये जो पेनल्टी है ये हम लोग सब जानते हैं 68 कैश क्रेडिट, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, अनएक्सप्लेन्ड मनी। अब साहब ये जो प्रोविजन है ये डिमोनेटाइजेशन के केसेस में जब ये लगेंगी, ये इनिशिएट कर दिए तो अपने को ये चीज अभी चैलेंज करनी है कि आपने सपोज मैं एक बड़ा क्रूड सर्कमस्टांसेस लेके चलता हूं। मान लीजिए मैंने बुक्स मेंटेन की हुई और मेरा एडिशन उसने 68 में कर दिया। एट द सेम टाइम जो मैंने बुक्स में एंट्री करी थी उसका मुझे क्रेडिट नहीं दिया। अब इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए मैंने सेल्स दिखाई और डिपार्टमेंट ये कहता है जी ये सेल आपकी हम तो अनएक्सप्लेन्ड मानते, लेकिन एट द सेम टाइम डिपार्टमेंट ना तो वो जो सेल्स से मेरा मटेरियल जो आउट किया मैंने, क्योंकि मेरी क्वांटिटेटिव डिटेल्स जो मैंने फाइल करी उसके ऊपर तो उन्होंने कोई चेक नहीं करा, उसको उन्होंने नहीं चैलेंज किया, तो क्या वो 68 में एडिशन पे मेरे को सस्टेन होंगे नहीं होंगे, ये मैं थोड़ा सा पेनल्टी से बाहर ले जाके बोल रहा हूँ। तो अपने को ये पॉइंट देखना है कि वो नहीं सस्टेन करेंगे। और अगर उसने मान लीजिए मेरे स्टॉक को कैरी फॉरवर्ड दे दिया, समझदार एसएससी है कई असेसिंग ऑफिसर, तो उस केस के अंदर वो ये कह सकता है कि ये जो है आपका एडिशन 68 में। कुछ केसेस में हमने ये देखा कि कुछ डिपार्टमेंट ने एसओपी इशू किए थे, उस बेसिस पे उन्होंने एडिशन कर दिए, परसेंटेज कर दी, किसी ने 30% कर दी, किसी ने 20% कर दी, किसी ने कुछ कर दिया। तो ये सब चीजें जब हम उसमें एग्जामिन करेंगे तो ये सब अपने आएंगे। हमको वहां ये भी देखना है कि उसने 271(1)(c) की पेनल्टी इनिशिएट करी या नहीं करी। अगर इनिशिएट नहीं करी तो वो नहीं लगा पाएगा, क्योंकि इसके अंदर ये क्लियर कट लिखा है और वो नॉन सर्च केस होना चाहिए। सर्च केस की बात अलग हो। 115 BBE जो है वो मैं इसको छोड़ देता हूँ और ये एग्जाम्पल भी इसको छोड़ देते हैं। तो ये सर पेनल्टी जो हैं जो कि 2019 तक की हैं। अब मैं आपको कोशिश करता हूँ, बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू जिसके ऊपर बहुत सारी चीजें आज की डेट में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और सर ये बहुत ही ड्रैकोनियन पेनल्टी आई है। ये पेनल्टी जो इंट्रोड्यूस हुई है, इसके कहनी और कथनी और जब ये करनी होगी, जब ये लगेंगी, ये आने वाला समय प्रोफेशनल्स के लिए भी टेस्टिंग टाइम आएगा। मैंने बजट के जितनी भी सेमिनार करी,
मैंने सब में ये कहा कि टाइम हैज कम व्हेन देयर विल बी जीरो टॉलरेंस जोन। मतलब हमारे को जाने अनजाने किसी को ऑब्लाइज करने के लिए, किसी चीज की कोई एडजस्टमेंट अगर हम कहीं करते हैं तो हमको तैयार रहना है कि अब हमको खाली इनकम के ऊपर टैक्स नहीं देना है, अब हमें उस ग्रोस अमाउंट पे टैक्स देना है जिसकी मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री कर रहा हूं। और ये प्रोविजन गई लॉकडाउन 1/4/2020, आज हम 21 तारीख में हैं, 21 दिन पुरानी हो गई सर। और 21 दिनों के अंदर अगर हमने कोई डिफॉल्ट करा है तो वो भी इसके ऊपर कवर होगा और इसके ऊपर एग्रीगेट अमाउंट ऑफ सच फॉल्स और ओमिटेड एंट्री के ऊपर होगा। इसको मैं आगे समझूं। मैं अपने डेलिब्रेशन में हर जगह ये बोलता हूं कि कैजुअल बिहेवियर बाय प्रोफेशनल्स, व्हाट्सएप, टेलीफोन कॉल, मेल्स, एसएमएस, अगर कहीं भी हम किसी इस चीज को कर रहे हैं, पहली बात तो हमको करना ही नहीं होता है क्योंकि जीरो टॉलरेंस जोन है। अगर कर भी रहे हैं जाने अनजाने में तो कृपया ध्यान रखें ये सब चीजें हमारे लिए आने वाले समय में बहुत तकलीफदायक होने वाली है, क्योंकि जैसे जैसे मैं इस पेनल्टी को पढ़ता हूँ मेरे जो है वो सिरहन चढ़ जाती है कि क्या इसकी जो है जो जिसे कहते हैं ना कि इम्पैक्ट, जैसे कोविड-19 का इम्पैक्ट मेरी वजह से नहीं आ रहा, किसी और की वजह से आ रहा है, तो इसका इम्पैक्ट कहाँ पे जाके किस किस को हिट करेगा, किस वजह से हिट करेगा, ये जिसको हम एग्जामिन करें। सिंपल है प्रोविजन, कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन जैसे जैसे इसकी परतें खुलती जाएंगी वैसे वैसे ये प्रोविजन अपने आप में ड्रैकोनियन प्रोविजन है। क्या कहता है सबसेक्शन 1? विदाउट प्रेजुडिस टू एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। पहला डाइसेक्शन कि इनकम टैक्स के अंदर और कोई चीज कहीं पे भी कही गई हो या उसका कोई इम्पैक्ट आ रहा हो, उससे 271(1) को कोई लेना देना नहीं है। अब क्या कहता है दूसरा लिम्ब है इसमें, इफ ड्यूरिंग एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट। अब साहब प्रोसीडिंग कौन कौन सी हो सकती है? असेसमेंट हो सकती है, सर्वे हो सकती है, सर्च हो सकती है, 133 हो सकती हैं, सम्मन हो सकती हैं। ये साहब ये सब देखने वाली बात है। इट इज फाउंड दैट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट maintained by any person there is a false entry or an omission of an entry which is relevant for computation of total income of such person to evade tax liability. The assessing officer, अब यहां समझ लेना साहब, यहां CIT अपील नहीं है, यहाँ कमिश्नर नहीं है, ये असेसिंग ऑफिसर जो है सुप्रीम कोर्ट है। मे डायरेक्ट सच पर्सन शेल बाय वे ऑफ पेनल्टी इज सम इक्वल टू द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ सच फॉल्स और ओमिटेड एंट्री। अब मान लीजिए हम एक चीज को आगे चलते हैं, इसको हम देखते हैं कि फॉल्स का मतलब क्या है, ओमिशन का मतलब क्या है। और ओमिशन खाली हो गई, जैसे मान लीजिए मैं अभी गया
मैंने किराने की दुकान से सामान खरीदा 200 रुपए का, 400 रुपए का, और 400 रुपए की मैंने कोई अपनी बुक्स में एंट्री नहीं करी और किराने की दुकान का वो कंजम्पशन कर लिया। हाउएवर मैंने अपने बैंक से विड्रॉल कर रखी है जो कि वो 400 रुपए को जस्टिफाई कर, तो मेरी कोई कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम पे कोई इम्पैक्ट नहीं आया और मैंने कोई टैक्स की लायबिलिटी इवेड नहीं करी। तो क्या मैं 271(1)(d) में कवर होऊंगा? तो इसका आंसर है नो। लेकिन मान लीजिए मैं 50,000 का टीवी खरीद लाया 49,900 रुपए और मेरी ड्राइंग्स भी कहीं से नहीं है, तो मेरी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम वो उसको इम्पैक्ट करेगी और मैं उसकी एंट्री नहीं करता हूं तो वो उसको इम्पैक्ट करती है, इवेड हो जाती है। मैंने 50,000 नहीं दिखाए तो मुझे वो इनकम की पेनल्टी कौन लगाएगा? 271 270A में लगेगी। उसके बाद ये क्या कहेगा? ये कह रहा है 100% बाबूजी यहाँ भी दे दो, और वो कहाँ एडिशन करता है? 69 ABCD के अंदर। उसमें टैक्स कितना मानता है? 60 रुपए। 60 रुपए पे 25%, उस पे 4%, उसके बाद 10% की पेनल्टी वो मेरी लगेगी जो 6% है, और सोने पे सुहागा 271 AAD के अंदर पूरे अमाउंट के ऊपर भी। तो साहब ये 50,000 जो है वो कई लाख रुपए के बन जाएंगे। तो अपने को ये बात बहुत ध्यान से रखनी। अब सर हम आगे चलते हैं, सब सेक्शन 2 बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि सब सेक्शन 2 होने के बाद या तो आप ये बंद कर देंगे या जो है वो मुझे मारेंगे। अब क्या होगा, वो एक्सप्लेनेशन क्या कहती है। अब देखिए सर, मैं आपको यहाँ पे वो भी लेके चलूंगा जो इस पेनल्टी को डालने के लिए इंटेंशन है और हो क्या गया। इंटेंशन क्या थी उसको अब इसके नेक्स्ट लेते हैं। पहले हम एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं बेयर प्रोविजन की, क्योंकि अभी बहुत वाटर फ्लो करेगा इस पेनल्टी। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन फॉल्स एंट्री। देखिए मैं एक बार फिर पीछे जाता हूं। पहला लिंब है सिर्फ फॉल्स एंट्री, ओमिशन को डिफाइन नहीं कर रहा है, फॉल्स एंट्री को डिफाइन कर रहा है। फॉल्स एंट्री क्या कह रहा है? फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन फॉल्स एंट्री इंक्लूड यूज और इंटेंशन टू यूज। यहां दो स्कूल ऑफ थॉट्स आ रहे हैं कुछ। अगर हम इसको कोशिश करें कि मान लीजिए एक मेरी बुक्स में फॉल्स एंट्री है, मैंने डाल ली, और उसके बाद क्या हुआ, मेरा जो है सैप है, सैप में एंट्री डाल दी, क्योंकि हुआ क्या, एक बिल पड़ा था, मेरे अकाउंटेंट ने डाल दिया। बाद में मेरे को जब पता लगा कि उसने बिल डाला, मैंने कहा यार ये क्या कर रहा है, इसको रिवर्स कर। उसने रिवर्स कर दिया। तो क्या ये इंटेंशन उसको यूज करने की है? तो वर्ड जो इंटेंशन है ये भी एक बहुत लूज सा इन्होंने डाल दिया। अब इसका एक और एग्जांपल, इंटेंशन क्या है? जैसे कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई बिल पड़ी थी या बिल बुक है, एक खाली बिल बुक मिल गई और मैंने कोई एंट्री नहीं करी, लेकिन मेरी इंटेंशन जो है ये थी कि इससे बिल पर्चे फाड़ लेंगे और अपनी बुक्स में डाल देंगे। जब बुक्स में डालते तो वो फॉल्स एंट्री होती, अभी तक मैंने डाली नहीं। तो अब साहब ये आएगा कि ये इंटेंशन पे भी क्या ये पेनल्टी लगेगी? तो ये भी बहुत बड़ा इशू है। मेरी अपनी ओपिनियन में इंटेंशन तभी मानी जाती है जब कोई पॉजिटिव एक्ट उसका किया जाता है। मान लीजिए इंटेंशन ये थी, मैंने उसको पोस्ट डेटेड चेक दे दिए और उससे बिल ले लिया, तो इंटेंशन हो सकती है।
उसने चेक इन कैश करा लिया, बाद में मैंने उसको लोन दिखा दिया, लेकिन बिल पर्चा मेरे यहाँ पकड़ा गया सर्वे में, तो ये इंटेंशन हो सकती है। तो अब इस पॉइंट को हम आगे चलते हैं, क्योंकि फॉल्स एंट्री इंक्लूड्स है यूज कर ली या इंटेंशन टू यूज करी। क्या? फोर्ज्ड, falsified document such as, एग्जाम्पल दे रहे हैं खाली, false invoice or in general a false piece of documentary evidence, or B, invoice in respect of supply or receipt of goods or service or both issued by the person or any other person without actual supply। अब क्या है मतलब इसका नटशेल के अंदर कि इनवाइस है लेकिन उसके पीछे उसके साथ में सप्लाई ऑफ गुड्स। तीसरा, इनवाइस इन रेस्पेक्ट ऑफ सप्लाई और रिसीट ऑफ गुड्स और बोथ और टू फ्रॉम ए पर्सन हु डज नॉट एग्जिस्ट, है ही नहीं, नॉन एग्जिस्टेंट। अब नॉन एग्जिस्टेंट जैसे मैंने बोला, वो एक बिल बुक मिल गई, ये एक बहुत कॉमन है, मैंने बहुत सारे सर्च केसेस के अंदर देखा कि ट्रांसपोर्टर की बिल्टी वाली किताब हमारे यहाँ मिल जाती है, और बहुत सारे केसेस में वो बिल्टी हमारे यहाँ फाड़ फाड़ के लगाते रहते हैं। जब पूछते हैं उनसे तो कहते हैं जी वो बिल्टी मंगाने की जगह यहीं से बना देते हैं, पर बिल्टी वो 50 रुपए हमसे चार्ज करता है, सामान कोई ले जाता है, डिलीवरी कोई करता है। तो साहब ये सब चीजें अब उसके अंदर आने वाली हैं। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगली चीज, अब इसको जब हम आगे पढ़ते हैं सब सेक्शन 2 में, इसके बाद आता है सर ये जो मेमोरेंडम था उसके अंदर ये कहा गया, इन रीसेंट पास्ट जीएसटी के बाद several cases of fraudulent input claims have been caught by GST authority. In these cases, fake invoices are obtained by registered under GST to fraudulently claim ITC and reduce their GST liability. These are found to be issued by racketers who do not actually carry on any business or profession. They only issue invoice without actually supplying any goods or services. The GST shown to have been charged on such invoices is neither paid nor is intended to be paid. Such fraudulent arrangement deserve to be dealt with a harsher provision under this act. Therefore, it is important. Why this penalty? Because लोग बाग बोगस इनवाइस ले रहे हैं, बोगस आईटीसी ले रहे हैं, और जिनसे ले रहे हैं वो आगे उसको ना देंगे, ना उनकी इंटेंशन है, और ये अरेंजमेंट सिर्फ इस फ्रॉडलेंट उसके लिए किया गया, इसलिए न्यू प्रोविजन हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। अब हम पीछे चलते हैं। अब सर अगर हम सिर्फ इसकी बात करें तो हमारा सिर्फ लिम्ब बी इसके अंदर कवर्ड होता है या लिम्ब 1 से कवर होता है, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं कवर होता जहां पे इंटेंशन वर्ड हो। गुड्स आ गए हैं, बिल भी आ गया है, गुड्स भी आ गए हैं, और वो मेरे यहां से आगे चले गए, तो क्या मेरे को आप पेनल्टी लगाएंगे? अब सर अब हम आगे चलते हैं, ये सब क्वेश्चंस अब इसके अंदर जब आपके क्वेश्चन आंसर होंगे उसमें ले लेते हैं। और मैं अब सब सेक्शन 2 जो कि सबसे मोस्ट ड्रैकोनियन है और अपने लिए 534 हो गए। विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 1, द असेसिंग ऑफिसर may direct, may that any other person, अदर पर्सन कौन हो गए? जो वो असेस नहीं कर रहा,
मान लीजिए हम दिल्ली के अंदर करोल बाग में एसेस होते हैं और मेरे असेसमेंट के दौरान असेसिंग ऑफिसर को ये पता लगा कि एनी अदर पर्सन हु कॉजेज द पर्सन रेफर टू इन सबसेक्शन 1, मतलब जो उसके पास जिसकी वो असेसमेंट कर रहा है। अब यहां पे उसने कहा असेसिंग ऑफिसर। असेसिंग ऑफिसर कौन होता है? जुडिक्शनल ऑफिसर होता है। अगर हम आपको पहले वाले प्रोविजन में लेके चलें, तो जो हम इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, ड्यूरिंग एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट, तो क्या असेसिंग ऑफिसर कौन कौन सी प्रोसीडिंग करता है? 131 की भी कर सकता है, लेकिन असेसमेंट से रिलेटेड होगी। इन्वेस्टिगेशन विंग वाला, क्या ये प्रोसीडिंग आती है? प्रोसीडिंग तो आई 131 1A की प्रोसीडिंग होती है, लेकिन क्या वो प्रोसीडिंग 271 1AD के लिए 1 है या नहीं है, ये कहां से क्लियर होता है? वो ये कहता है दी असेसिंग ऑफिसर इज इंपॉर्टेंट। वो देखेगा, तो मतलब ये कि एओ जब अपनी किसी प्रोसीडिंग में देख रहा है और वो वहां देखता है कि may direct any other person who causes the person referred to in subsection 1 in any manner to make a false entry, omits, causes to omit any entry referred to in subsection 1, that subsection shall pay by way of penalty a sum equal to the aggregate amount of such false or omitted entry। अब साहब इसको ये ऐसे समझ, एक्स ने बिल काटा वाई को, कोई गुड्स नहीं थे, कोई सर्विसेज नहीं थी। वाई ने काटा जेड को, जेड ने काटा ए को। ए का असेसमेंट कर रहे थे। ए को पूछा, भाई ये माल कब आया, ट्रक नंबर बताओ। साहब माल तो आया नहीं, इस बिल से नहीं आया, माल आया, मैंने ग्रे मार्केट से खरीदा माल और मैंने बेचा। अब वो ये पूछता है कि ये बात आ भाई, जेड से तूने माल लिया, ये जेड कौन है, पेश करो इसको। मैं नहीं जानता, ये तो संजय अग्रवाल ने दिलवाया। बोले अच्छा, लाओ संजय अग्रवाल को मुलजिम बनाओ। संजय अग्रवाल को पूछा, भाई तुमने क्या किया? बोला था मैं तो नहीं जानता इसको। बोला ना, हमने तो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर ली है, तुमने इसको ये एंट्री करवाने के लिए मजबूर किया, कॉजेज। और उसके बाद वो और पीछे गया, वाई पे गया, फिर एक्स पे गया। एक्स को पूछा, भाई तू बता, तू जानता है संजय अग्रवाल को? बोला मैं ना जानता, मैं तो जैन साहब को जानता। जैन साहब ने मुझे कहा कि वाई को बिल दे दे। आओ जी, जैन साहब भी आ जाओ, एक्स भी आ जाओ, वाई भी आ जाओ, जेड भी आ जाओ। जो मुलजिम जिसने बिल लिया उसका तो जो मैं करूंगा ही करूंगा, ये सारे लोगों पे 100% पेनल्टी लगाओ। ये जो है प्रोविजन, इसका इतना इम्पैक्ट होगा, शायद बनाने वाले ने भी ये नहीं सोचा होगा, क्योंकि इसका डिसीजन ईओ जैसा छोटा आदमी, एक असेसिंग ऑफिसर, छोटा तो नहीं बोलूंगा विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, सॉरी, एक हायरार्की के अंदर एक असेसिंग ऑफिसर इतना बड़ा वो ले ले और उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस इसके अंदर नहीं है। जो चेक एंड बैलेंस है वो ओवरऑल है कि उसको इस ऊपर से पेनल्टी लगानी होगी तो परमिशन लेनी पड़ेगी या उसको जेसी के पास जाना पड़ेगा, वो अलग है। लेकिन क्या सुओ मोटो ऐसे सब चीजों को वो कर सकता है? अब मान लीजिए इसमें दूसरा क्वेश्चन आता है, मेरा असेसिंग ऑफिसर तो मान लीजिए जो है वो पानीपत में है,
तो क्या मेरा करोल बाग वाला ऑफिसर मेरे ऊपर पेनल्टी लगा सकता है? साहब वो इशू करेगा, असेसिंग ऑफिसर तो मेरा दूसरा है, उसके बाद भेज देगा, इंफॉर्मेशन वहां जाएगी, लेकिन सेटिस्फेक्शन वो यहाँ करेगा और वो सारे डॉक्यूमेंट देगा, और वो पेनल्टी अभी इसके अंदर जब तक प्रोविजन नहीं आए, हो सकता है वो लगा भी सकता हो और डिमांड कलेक्शन के लिए मेरे असेसिंग ऑफिसर पे भी। तो अब सब बात ये है कि मान लीजिए इसमें प्रोफेशनल्स का क्या रोल है, कितना इम्पोर्टेंट है, कहाँ कहाँ डैमेज होगा, इसकी कल्पना शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे को बहुत सारी ऐसी चीजें लगती हैं जहाँ पे जो अब तक चलता था शायद वो टॉलरेंस जोन अब बिल्कुल भी जीरो लेवल पे आ गया। तो किसी भी तरीके से हमने ना तो कहना है ना कॉज करना है। मान लीजिए आप जो है वो मेरे पास आए जी, प्रॉफिट ज्यादा है, पहला ट्रायल बैलेंस मेरे पास आया, उसमें प्रॉफिट था 50 लाख, जो फाइनल जो है, अब आपकी ट्रेल रहती है, डिजिटल ट्रेल रहती है, और क्लाउड का जमाना आ गया। अब आप ये करो, सोचो कि पहला ट्रायल बैलेंस आया था वो डिलीट हो जाए, ना डिलीट होता सर, ना आपके कंप्यूटर से डिलीट होगा ना कहीं से। उसके बाद क्या हुआ, मैंने एंट्रियां डाल दी, फॉल्स एंट्रियां डल गई उसके अंदर, या मैंने कुछ प्रोविजनल एंट्रियां डाल दी कि बिल बाद में ले लेंगे, कुछ कर लेंगे, और मैंने उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट कर दिया। तो मैं भी इस पूरे चक्रव्यूह के अंदर पूरी तरीके से इन्वॉल्व, मैंने ऐसे ऐसे केस करे हैं जहां पे असेसिंग ऑफिसर ने या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने जब क्लाइंट को पूछा तेरी बुक्स ऑफ अकाउंट कहाँ है, बोला मुझे नहीं पता, सीए साहब से पूछो। उसको ये पूछा, ये बता भाई तू जो है ये टैक्स जो दिया तूने पर्ची डाली, बोला मुझे नहीं पता कुछ, मेरे को इतना पता है मैं साल के 50,000 रुपए दे आता था, बाकी काम सीए साहब का, चेक बुक कैश बुक सब उनको दे दी, आगे वो जाने, उनका बिजनेस तू कर रहा है ये सीए साहब कर रही है। तो ये चीजें तो बहुत है, और अमाउंट ऑफ पेनल्टी इक्वल टू दी एग्रीगेट अमाउंट ऑफ सच फॉल्स और ओमिटेड एंट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम सिर्फ इसके इंटेंशन से जाते तो जीएसटी की फेक इनवाइस वाले वो लोग कवर होते जिन्होंने जीएसटी का क्रेडिट तो लेना है लेकिन आगे जीएसटी पे नहीं करना, सिर्फ उनको कवर करने की इंटेंशन थी। बट इनफैक्ट ये प्रोविजन इस शेप में आएगा ये ऐसा नहीं मुझे कहीं लगा, इसलिए मच ऑफ दी थिंग्स विल आर रिक्वायर्ड टू बी गिवन। अब सर ये 271 के छोड़ देते हैं इसको, पेनल्टी को छोटी सी है, फनी स्टेटमेंट है, और इसको जो है बाकी जो है जो सिस्टम है, पुराने जितने मेरे मेंबर हैं उनको मालूम है कि कैसे लगाते हैं पेनल्टी, कहाँ कहाँ किसको करना होता है, ये चीज़ें जो है वो ई पेनल्टी आ गई। और ये जो पेनल्टियाँ इस बजट में इंट्रोड्यूस हुई हैं ये 273 बी के अंदर कवर नहीं है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि 273 बी में 270 ए नहीं आती है, तो रीजनेबल कॉज नहीं है कोई। 270 डबल ए तो इम्यूनिटी एक है, 271 1C नहीं आती थी, ट्रिपल ए, डबल ए बी, डबल ए सी, एफ डबल ए, डबल ए डी, 271 के, ये कोई भी पेनल्टीज ऐसी नहीं है जहां पे आप रीजनेबल कॉज का कोई भी शेल्टर ले सकें। तो ये जो है सारे हैं, कुछ और इशू हैं, ये प्रोसीजर है। राजेश जी अब आप हाउस को ओपन जो है करना चाहें तो कर लें, बाकी पेनल्टी लगाने का। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल सर, अब मैं अपना वो ऑन कर लेता हूँ। यस सर। जैन साहब। जी सर। क्वेरीज पढ़ लो सर, क्वेरीज करा लो सबसे। सर क्वेरीज का मेरे पास थोड़ा सा देखना पड़ेगा मुझे, थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ। आप देखिए प्लीज थोड़ा सा अभी जरा, I'll understand with from you how। सर मैं नीचे से चल रहा हूँ। जी। Is penalty imposed if requirement to maintain books of account? सर अब मैं ये बताता हूँ कि ये क्या कहती है पेनल्टी।
ज्यादातर क्वेश्चन डबल एडी के ही आएंगे। जी जी। कहता है, अब इसके अंदर एक हमने क्योंकि राजेश भाई ने मुझे मारपीट के तैयार करा कि पेनल्टी तैयार करो, और मैं तैयार कर रहा था, इतने में जलंधर वाले जो हैं उन्होंने जो है बीच में बाजी मार दी और वो पहले करा गए। देखिए सर, इट इज फाउंड ड्यूरिंग दी मेंटेन्ड बाय एनी पर्सन। अब ये साहब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो आदमी जिसका असेसमेंट चल रहा है या जिसके प्रोसीडिंग में वो मिलेंगी, वो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करता है। अगर वो कहता है मेरी कोई बुक्स ऑफ अकाउंट ही नहीं है, तो ऐसा ये लगता है कि इसके अंदर वो पेनल्टी नहीं लगेगी, क्योंकि इनको कहां से पता लगेगा कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री होनी चाहिए। इट इज फाउंड कब? प्रोसीडिंग के दौरान। दैट इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन्ड बाय एनी पर्सन। अब बुक्स ऑफ अकाउंट, बैंक पासबुक को भी कहीं कहीं कहा है लोगों ने। अब बुक्स ऑफ अकाउंट, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं लिखा। मान लीजिए मेरी ऑडिट तो हो रही है, ऑडिटर साहब लिख रहे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट मैंने चेक करी, ये करा वो करा, और एसएससी कहता है मेरी तो बुक्स ही नहीं है, मैं तो कभी किताब ही नहीं बनाई, मेरा लेना देना नहीं है। तो भैया P&L कैसे बन गया तेरा, बैलेंस शीट कैसे बन गई? बोले जी सिंगल एंट्री है। अब सिंगल एंट्री या डबल एंट्री से बुक्स तो बनेगी ना, मेमोरेंडम बुक्स बन गई। बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो कहाँ डिफाइंड है? ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट है, अगर आप ये देखें तो इनकम टैक्स में ये सेक्शन है जो बुक्स ऑफ अकाउंट को डिफाइन करता है, सेक्शन 212, और जीएसटी के अंदर इनको 122 सेक्शन के अंदर कवर किया गया है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट होना ऐसा जो क्वेरीज हैं उनके हिसाब से जरूरी है, लेकिन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट या किसकी बुक्स ऑफ अकाउंट, मान लीजिए मैं तो मेंटेन नहीं कर रहा लेकिन सामने वाले ने एंट्री डाली हुई है और मैं प्रूफ नहीं कर पाया, तो लगेगी। सर नेक्स्ट क्वेश्चन सर, in cases where ITR was filed under section 44 ADA presumptive tax basis with income of rupees 12 lakh, that is the 50% of gross receipt 24 lakh, ठीक है जी, and the withdrawal and payment from the bank accounts were 7 lakh, that is less than 50% of gross receipt, then whether the AO can add rupees 5 lakh, that is the difference of 12 lakh minus 7 lakh under section 68 or 69, if yes, under which section can the penalty be levied? देखिए सर, वहां पे उसको कोई फॉल्स एंट्री नहीं मिली, उसको एंट्री ही नहीं मिली, जी जी जी, तो 271 डबल एडी तो नहीं आएगा। लेकिन अब दूसरा क्वेश्चन जो है, शायद इसमें मुझसे कोई आप जुडिशियल बैकिंग मांगेंगे तो मैं अभी नहीं दे पाऊंगा। अगर आपकी नेटवर्थ, देखिए आपने इस बार विड्रॉल नहीं करी, कोई बात नहीं, 5 लाख हो सकता है आपके पास पुराना बैलेंस हो सकता है आपने कुछ लायबिलिटीज ऐसी हैं जो अनपेड हो, सैलरी के बिल हो या किसी दूसरे प्रोफेशनल के बिल हो, लेकिन वो पर्टिकुलर्स आपके जो 44 ADA के जाते हैं फॉर्म नंबर 4 के अंदर, उसके अंदर अगर आपने नहीं दिखाए तो शायद हम इस चीज को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे कि मेरी विड्रॉल, मेरे एक्सपेंसेस जो है डीम्ड एक्सपेंसेस 50%, डीम्ड एक्सपेंसेस है सर ये 50%, उससे कम है तो उसको जस्टिफाई। मेरी ओपिनियन में अगर आप इन चीजों से जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे तो 68 में तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपने बुक्स में तो एंट्री है ही नहीं, कोई बुक्स ही नहीं है, तो 69 ABCD में कहीं कवर करके उसका जो है आपको असेसमेंट किया जा सकता है। हाउएवर पेनल्टी इस सेक्शन में नहीं लग सकती 271 डबल एडी में, ठीक है जी।
सर फ्रॉम, ये पंकज मिश्रा जी का क्वेश्चन है, फ्रॉम जी। वेयर वी कैन गेट लेटर्स फॉर्मेट एंड एप्लीकेशन फॉर्मेट और कैन शेयर फॉर अस। किस चीज का? जो अभी अपन डिस्कशन कर रहे थे ना कि लेटर्स फॉर्मेट और एप्लीकेशन फॉर्मेट, आप अपने 68 है सर फॉर्म, अगर 270A के लिए, बाकी तो फॉर्मेट मैंने कोई बोला नहीं। जी 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 वही है। तो वो तो सर 68 फॉर्म इनकम टैक्स एक्ट के अंदर दिया हुआ है, उसमें ही भरना है, ठीक है। वो नेक्स्ट तो क्वेश्चन साइट पे अवेलेबल है। तनवीर सिंह कपूर जी का क्वेश्चन है, द एडॉक एडिशन इज अंडर रिपोर्टिंग और मिस रिपोर्टिंग। अंडर रिपोर्टिंग में। अंडर। और अगर आपके एडॉक एडिशन में भी, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैंने जैसा बताया कि मैंने, मान लीजिए मैं गया ट्रैवल करके भोपाल, ठीक है जी, जी और मैंने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बुक कर दी। जी एओ ने मुझसे कहा कि भाई साहब तुम्हारा तो IGST नंबर ही नहीं है, तुम्हारा सिर्फ लोकल नंबर है, तो भोपाल क्या करने गए, परचेज करने गए, सेल करने गए, क्या पर्पस था? और मैंने कहा जी 8,000 रुपये दवा करो, आप जो है जो करना कर लो, लेकिन टिकट पूरी है, सब कुछ है, सब्सटेंशिएट भी कर रहा हूँ कि है साहब मैं गया था, फ्यूचर बिजनेस के लिए गया था, लेकिन वो कहता है नहीं अलाउ। तो मेरे हिसाब से अंडर रिपोर्टिंग भी नहीं लगेगी, और मिस रिपोर्टिंग। एट बेस्ट अंडर रिपोर्टिंग लग सकती, मिस रिपोर्टिंग नहीं है ये कहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन सर तनवीर सिंह जी का अगेन क्वेश्चन है, कैन पेनल्टी बी इम्पोज्ड ऑन डिफरेंस ऑफ इनकम असेस्ड अंडर सेक्शन 143(1)(a। देखिए वो मैंने बताया 270A का बिगिनिंग क्लॉज है कि डिफरेंस बिटवीन 143(1)(a एंड 143(3) या 147, तो 143(1)(a का जो डिफरेंस है वो उस पर किसी प्रकार की कोई पेनल्टी नहीं लगती, क्योंकि वो मिस्टेक्स होती हैं, वो डिस्प्यूटेबल पॉइंट होते हैं, वो कैटेगरी अंडर रिपोर्टिंग में नहीं आते। मैंने एग्जांपल भी दिया, पीएफ डिसअलाउंस हो गया 143(1) में, तो पेनल्टी नहीं लगेगी 270A की। जी ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तृप्ति जी हैं, हाँ जी। जज ऑफ प्रूफ मिस रिपोर्टिंग इज लाइज विद एओ। मिस रिपोर्टिंग, जी वो हाँ उसको इनिशिएट करना, उसी को ही उस मिस रिपोर्टिंग के लिए सबसे पहला ओनस अगर वो इनिशिएट करता है तो सेटिस्फेक्शन तो उसको ही करनी पड़ेगी। असेसमेंट ऑर्डर में उसको इस तरीके से ड्राफ्ट करना है कि वो ये लिखे कि ये मिस रिपोर्टिंग है। जैसे मान लीजिए वो लिखता है फॉर एग्जांपल कि जी मैंने ये पार्टी को इशू किया सम्मन, उसने कहा साहब ये मेरा बिल ही नहीं है, या मैंने जो है वो, आपने जो है वो उस साल के अंदर ये बोला कि जी मैंने ये किराए पे जगह ली है और इसमें फर्नीचर लगा लगाया दिया है, जब उसने सम्मन दिया लैंडलॉर्ड को बताया ये कहाँ से फर्नीचर लगा हुआ है, तो ये अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट हो गई। उसने कहा जी मैंने तो उसको बेयर चल दिया था, ये लो एग्रीमेंट, ये सारा कुछ इसने लगाया है, तो वो अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट हो गई जो आपने रिपोर्ट उसमें नहीं करी बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो एओ को तो पहले अपना वो करना ही पड़ेगा, ओनस उसी के ऊपर है। हाँ 1C के अंदर, क्योंकि यहाँ उसको ये बताना है कि अंडर रिपोर्टिंग है या मिस रिपोर्टिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभिव्यक्ति जी का है, सर हाउ वी कैन डील विद द पेनल्टीज लेविड इन डिमोनेटाइजेशन केसेस, एओ मेड एडिशन अंडर सेक्शन 68 and cash deposited is treated as sales, however neither he questioned the stock or sales nor he rejected the books of account। देखिए सबसे पहला अभिव्यक्ति जी, जो आपका पेनल्टी है, क्योंकि आप अपील में जरूर गए होंगे, तो आपका जब तक अपील डिसाइड नहीं होता तो पेनल्टी तो अभी आपकी अबेंस में रहेगी। तो पेनल्टी से पहले एडिशन को
कैसे डिफेंड करना है मैंने बीच में कवर किया था। मैंने ये बोला कि हमको ये देखना है कि उसने एडिशन कौन से सेक्शन में किया 68 या 69 और वो सेक्शन वो कौन सा इन्वोक कर रहा है। अगर वो साइलेंट है तो सीआईटी अपील जो है उस चीज को कर सकता है। और हमें एक और बात ध्यान रखनी है कि हमें अपने आर्गुमेंट को उतनी ही हद तक सीआईटी अपील पे करना है कि ऐसा ना हो कि सीआईटी अपील असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर को मेक गुड कर ले बाय गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू यू, क्योंकि फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस असेसिंग ऑफिसर का रोल सीआईटी अपील कर सकता है, लेकिन वो नई चीजें नहीं ला सकता, नया सोर्स नहीं ला सकता, वो कोई इलीगलिटी करी हो तो उसको ठीक नहीं कर सकता, बट समहाउ ही कैन बिकम एन असेसिंग ऑफिसर। सो हमें उसमें ये बताना है कि साहब ये सेक्शन लगता ही नहीं, इसने लगाया नहीं और इसने कोई हमारे को क्रेडिट नहीं दिया। वो कहता मैं क्रेडिट दे देता हूँ, तो साहब वो अपने को कहना है कि साहब आप कुछ भी करते रहो, उसने नहीं दिया एज सच, ये मेरा एडिशन जो है वो डिलीट करो। इसके ऊपर डिमोनेटाइजेशन पे तो एक अलग से राजेश जी नेक्स्ट क्वेश्चन वो उसका सर अलग से ही करा लेंगे डिमोनेटाइजेशन वाले का, वो क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है वो। बड़ा Yes. सर क्वेरीज बहुत है सर, थोड़ा सा शॉर्ट में ही बताएं सर। अच्छा जी, कैश परचेजेज डिसअलाउड इज कवर्ड अंडर स्टेटमेंट और मिस स्टेटमेंट, विजेंद्र कौशिक जी पूछ रहे हैं। देखिए जी डिसअलाउंस अगर सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि आप बाई चांस कोई बिल नहीं दे पाए, लेकिन एट द सेम टाइम आपकी क्वांटिटेटिव डिटेल को नहीं छेड़ा है, आपको बोगस नहीं करा, सामने कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो वो अंडर रिपोर्टिंग में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विवेक जैन जी पूछ रहे हैं, एओ इनिशिएट पेनल्टी फॉर अंडर रिपोर्टिंग बट कैन ही लेवी नो कैन ही लेवी पेनल्टी फाइनली फॉर मिस रिपोर्टिंग और वाइस वर्सा? नो नो, दीपक गर्ग जी पूछ रहे हैं, इवन अगर उसने कह दिया 270A में पेनल्टी इनिशिएट करी तो वो दोनों में से किसी पे भी नहीं लगा पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दीपक गर्ग जी, पेनल्टी इज लेविल ऑन फॉल्स इनवॉइसेस और एनी अनसिक्योर्ड लोन आल्सो? अनसिक्योर्ड लोन के ऊपर एक बार अभी जो है वो मेरे हिसाब से नहीं कवर होगा, लेकिन आपकी जो है अनसिक्योर्ड लोन जो है वो अगर हम देखना चाहें तो अनसिक्योर्ड लोन के ऊपर जो है वो मेरे हिसाब से नहीं कवर्ड होगा, मिस रिपोजिटिंग नहीं है वो। जी सर, नहीं अनसिक्योर्ड लोन सर मान लो वो एंट्री प्रूफ हो जाए देन? हाँ तो नहीं लगा सकते ना इसमें मिस रिपोर्टिंग। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन सर ये हैं अपने इंद्रपाल सिंह जी, सर इज एनी नेगेटिव लिस्ट अंडर सेक्शन 270 AAA on which penalty cannot be imposed? 71 AAA कोई नेगेटिव लिस्ट नहीं है, वो तो डेफिनेशन में ही आना पड़ेगा आपको। नवनीत जेरज जी पूछ रहे हैं, फॉर्म 68 इज नॉट अवेलेबल ऑन द आईटी वेबसाइट। नहीं मेरे को था यार, सब ऐसी बेकार है, मैंने निकाला खुद। आप कौन से उससे टैक्स पेन से चले जाओ, है सब अवेलेबल, 68 फॉर्म नंबर अवेलेबल है, नहीं है तो आप मुझे मेल डाल दो, मैं दे दूंगा। अच्छा, सतीश गर्ग जी पूछ रहे हैं, ऑब्जेक्शन कैन बी फाइल्ड बिफोर सीआईटी? फॉर व्हाट? ऑब्जेक्शन फॉर टेकिंग Penalty, definitely. पेनल्टी सर सीआईटी अपील के अगेंस्ट। अगर आप असेसमेंट में जा रहे हैं और पेनल्टी इनिशिएट करी है तो नॉर्मली इनिशिएशन के अगेंस्ट कोई ग्राउंड नहीं लिया जाता, पर ले लेते हैं, पुराने लोग कई ले लेते हैं, उस टाइम लेने की जरूरत नहीं है, जब वो पेनल्टी लगाएगा तब आपको लेने की जरूरत है, कॉग्निजेंसी नहीं हुआ ना अभी। ठीक है सर। अतुल माथुर जी क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, माथुर जी पूछिएगा योर क्वेश्चन। हाँ सर, वो मैंने आपको मेल कर दिया है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो AO है, is he still required to give show cause notice before? Yes, any penalty cannot be levied without a show cause notice. Okay sir. And what about any authority which he has to take?
from CIT or joint CIT और इशूइंग नोटिस, before issuing notice? शोकॉज नोटिस के लिए नहीं, कुछ नहीं है, लेविंग के लिए। अच्छा जी, थैंक यू सर। डबल एडी में ना, डबल एडी के लिए बोल रहे हैं ना। यस यस। एओ सुप्रीम कोर्ट है सर। Sir, Vijender Kaushik want to ask question. Kaushik ji, ask your question. हाँ सर, मैं ये पूछा था, वो कैश परचेज है जो लिमिट से एक्सीड करती है, से फॉर एग्जांपल 10,000 या 20,000 की जो लिमिट्स है उससे एक्सीड्स में कैश परचेज कर रखी है एंड लैक्स में कर रखी है, तो वो सारी डिसअलाउड कर देता है ये, वो अगर कर देता है तो अंडरस्टेटमेंट में जाएगी क्या मिस? मैं बताता हूँ सर, अगर आप उनकी कंफर्मेशन करा देते हैं और वो बुक्स में फॉल्स नहीं है तो अंडर रिपोर्टिंग में चली जाएगी। ओके। लेकिन अगर मान लीजिए आप नहीं करा पाते हैं कोई भी कंफर्मेशन, किसी तरीके से आप कुछ नहीं करा पाएंगे, तो फिर मिस रिप्रेजेंटेशन में आ जाएगा। राइट। हमारे फॉर्मर चेयरमैन दीपक गर्ग जी भी हमारे साथ हैं, उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था। सॉरी, मैं उनको फोटो नहीं देखी तो मैं पहचान नहीं पाया था ना। मैं भी क्षमा मांग लेता हूँ सर आपने क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन उनका दीपक गर्ग जी का नाम आया था। हाँ, नाम आया था, मैं पूछ लिया था सर। अच्छा, नेक्स्ट नवनीत जीरज जी फिर पूछ रहे हैं, फॉर्म 68 नॉट फाइल्ड बट सबमिशंस गिवन टू नॉट लेवी पेनल्टी आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट हैज बीन पेड। तो वो आपको वहां पे 1 मंथ का ही टाइम है, वो तो अब आपको पेनल्टी कंटेस्ट करनी पड़ेगी, इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। अगर आपको इम्यूनिटी लेनी है अंडर रिपोर्टिंग की तो आपको 68 विद इन 1 मंथ फाइल करना ही है, ऑर्डर रिसीव हुआ जब। आई थिंक नाउ देयर इज नो क्वेश्चन, ऑल आर, क्या बात है, मजा आ ऑल गया आर सब। सेटिस्फाइड। मुझे लगता है एच के वासने जी भी ऑनलाइन है। मुझे एक सेकंड सर। नहीं, अग्रवाल साहब, अग्रवाल जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, पूछो। अग्रवाल साहब नमस्कार। नमस्कार, मैंने देख लिया था सर आप, लेकिन फोटो पहली बार दिखाई आपने। आस्क योर क्वेश्चन वासने जी, आस्क योर क्वेश्चन। सर असेसमेंट हुआ है 3-3 का, डिमोनेटाइजेशन से रिलेटेड है, 68 में उन्होंने फ्रेम किया है असेसमेंट। जी। और उसके बाद में उन्होंने 10-15 दिन के बाद में सो मोटो जो है उसको रेक्टिफाई कर दिया है, 69A से 68 में कर दिया है। पहले असेसमेंट किया था 69A में 154 सो मोटो करके, जबकि शो को नोटिस देना चाहिए, डीमिंग फिक्शन है सारे के सारे ये, तो उसमें उन्होंने कुछ भी नहीं हमको कॉल किया और सो मोटो उन्होंने कर दिया। जबकि एक अरिथमेटिक एरर। देखो सर, ये अरिथमेटिकल नहीं है और इस पे आर्गुमेंट भी नहीं होगा। सर, कुछ और, सॉरी टू इंटरप्ट। जी, मैं सॉरी टू इंटरप्ट यू, पूरा नहीं हुआ क्वेश्चन मेरा। मेरी एक अरिथमेटिक एरर उन्होंने असेसमेंट ऑर्डर में डाली थी, शो कॉज में 1,22 लाख का उन्होंने शो कॉज में मांगा था जवाब मेरे से, और 1.22 करोड़ का ही वो कैश डिपॉजिट था बैंक के अंदर, और उन्होंने 1.30 का उन्होंने टोटलिंग करते वक्त उसको कर दिया एडिशन। मैंने उनको बाद में ये बोला 1 महीने के बाद जाके, साहब ये तो अरिथमेटिक एरर आपने, मैं जो आपको रेक्टिफिकेशन 54 मूव करी है वो तो करी नहीं है आपने, और जो सेक्शन आपने वो लगाया उसके लिए मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दी। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया, साहब ये तो मुझे करना था, और जो अरिथमेटिक एरर है मैं अपनी जो इनकम असेट है उसको रिड्यूस नहीं कर सकता। देखिए सर, बात ये है कि पहली बात ये है कि 154 एक एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है, मल्टीपल हो सकती है प्रोसीडिंग। एक 154 आप भी मूव कर सकते हो, लेकिन एओ अपनी डिटरमाइंड इनकम को कभी कम नहीं करता। मेरी ओपिनियन में आपको अपील में वो ग्राउंड लेना चाहिए। नंबर दूसरी बात, अगर एओ ये कहता है 68 की जगह 69A लगा रहा है, इसमें 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। कुछ हमारे सीनियर ये कह रहे हैं क्योंकि ये मिस्टेक अपेरेंट है तो आप जो है वो इसको ठीक कर सकता है, लेकिन अगर आपने उससे पहले अपील कर दी और अपील में आपने ये ग्राउंड ले रखा है, तो आप ये कहिए कि ये बॉल अब तेरे यहाँ से निकल गई, अब ये CIT अपील ही डिसाइड करेगा, सब्जुडिस मैटर हो गया कि 68 लगेगा कि 69 लगेगा।
आप तो जवाब था नहीं सर, दे हमारी अपील पहले जा चुकी है, हाँ जी, हाँ जी, तो आप हमारी उसमें अपील लिखिए पहले दाखिल हो चुकी है। सर, आप उसमें लिखिए कि ये सब जुडिस मैटर है, ये मैटर ऑलरेडी सीआईटी अपील पे है, आप इसका कॉग्निजेंस नहीं ले सकते क्योंकि मैं अपील में हूँ। बाकी ओके, थैंक यू सर। सीनियर हमारे एक दो कह रहे हैं कि एओ की पावर है, पर मैंने उस टाइम भी उनको ये कहा कि सर पावर है, पर अगर मैं अपील में हूँ तो मैं अपील में इस ग्राउंड को भी अगर मैंने लिया है तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो है ये मैटर सब जुडिस है, यू कैन नॉट टच। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं अपील फाइल हो गई है तो एओ कैन नॉट स्टेप इनटू द शू ऑफ द सुपीरियर्स। हाँ जी, थैंक यू सर। वेलकम। Deepak Garg साहब, would you like to ask any question, sir? Garg साहब, हमारे former chairman, sir. सर इसी पॉइंट से रिलेटेड था, वो मेरी क्वेरी आपने रिजॉल्व करा दी। मेरे को अनसिक्योर्ड लोन का था कि कोई बार अनसिक्योर्ड लोन एक मतलब प्रूव ना कर पाए तो कहीं वो इस सेक्शन में कवर तो नहीं है, वो सबने 271 डबल एडी में, जी सर, मेरे हिसाब से डबल एडी में नहीं आएंगे। देखो क्या है कि डबल एडी में इसलिए भी नहीं आएंगे दीपक भाई, उसका रीजन एक तो ना तो इंटेंशन है, क्या है, ना आपका ए बी सी तीनों क्लॉजेज में कहीं आ रहा है। अगर आप 1 में जाएंगे तो ये ओमिशन भी नहीं है, फॉल्स भी नहीं है। दिस एंट्री में बी नॉट सब्सटेंशिएटेड, एंट्री इज देयर, फॉल्स नहीं है। लेकिन अगर अनसिक्योर्ड लोन की कोई वो रिकॉर्ड हो गई, कुछ और चीज हो गई, तो वो कहीं कवर करने की कोशिश करेंगे। पर ये मैंने बताया कि ये बहुत बड़ा एक लिटिगेशन वाला सेक्शन हो गया है। सर बड़ी कोई सीरियस कहेगा प्रॉब्लम दे दी है। तुमने इनकम की जगह फॉल्स एंट्री कर दी है, थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये चीज है। Now over to Rajesh Jain ji, but before I would like to inform everybody that tomorrow at 4 p.m. our Guruji Girish Ahuja ji will be with us. Either he will speak on Benami transaction law or Vivad to Biswas. Whatever you like, please within a 5 minutes you tell me, I will give him subject. Now over to Rajesh Jain ji. Thank you, Rajesh Agarwal ji. Friends, today definitely in a very simple भाषा में हमारे संजय जी ने बहुत ही बढ़िया तरीके से पेनल्टीज को एलॉबरेट किया और हमको बताया, और जो क्वेश्चंस से he has already given the answers to all the questions to the satisfaction of our listeners. Our listeners have always high praise for him. He has always been very kind to come forward and assimilate his information, his knowledge with us, share his experience with us. We are thankful to Sanjay Agarwal ji, and we will definitely assure ourselves that he will always continue to help us in his endeavor to share his knowledge. Thank you, Sanjay Agarwal ji. With this, I am also thankful to all the participants who have joined us. We are logged in, but our minds are not logged in. We are physically logged in. We have to keep ourselves safe from the situation, save our families. Our families are with us and we are with the families. It is for them also. So with these, with a wish to all of you, is safe, stay safe and healthy environment. Thank you very much to all of you. Thank you. We'll meet tomorrow. Yes. और एक कैशियर का कैश इन एंड टैली हो जाए तो उससे बढ़िया सौभाग्यशाली नहीं होता, और एक अगर स्पीकर की क्वेरी सब खत्म हो जाए तो उससे बड़ा उसको सौभाग्य नहीं होता। तो आई एम वंस अगेन थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स अ लॉट। Thank you Sanjay ji, thank you very much, thank you everyone.